नमस्कार। आज हम बिहार बजट 25-26 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ स्टडी गाइड्स हैं, एनालिसिस पेपर्स हैं और एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है। कोशिश ये रहेगी कि इस बजट की जो मुख्य बातें हैं और उनका क्या असर हो सकता है, उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर हम सीधे आंकड़ों पर कूद जाते हैं, पर थोड़ा सा वो संवैधानिक पहलू जानना भी जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, सही कह रही हैं आप। जैसे संविधान में बजट शब्द तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS लिखा है। राज्यों के लिए अनुच्छेद 202 और केंद्र के लिए 112। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये असल में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है। सही। और बिहार में तो कुछ और खास तरह के बजट भी आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे 2006-07 से वो परिणाम बजट ला रहे हैं। मतलब सिर्फ खर्चा नहीं, नतीजा भी देखो। चलिए अब आते हैं उन बड़े आंकड़ों पर। हाँ, बिल्कुल, नंबर्स की बात करते हैं। तो जो कुल प्रस्तावित खर्च है वो करीब 3.17 लाख करोड़ है। 3,16,89,502 करोड़, सही। हाँ, लगभग उतना ही। और ये पिछले साल से करीब 13.69% ज्यादा है। और GSDP, राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान? वो करीब 11 लाख करोड़, मतलब 10,97,264 करोड़ आंका गया है। ठीक है, वृद्धि तो है, लेकिन ये बताइए, वित्तीय सेहत कैसी दिख रही है? मतलब फाइनेंशियल हेल्थ? देखिए, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है और दिलचस्प भी। पहली बात तो ये कि ये एक राजस्व अधिशेष बजट है। रेवेन्यू सरप्लस? हाँ, रेवेन्यू सरप्लस करीब 8,831 करोड़ का। GSDP का 0.80%। इसका मतलब क्या हुआ? आम भाषा में, आसान शब्दों में, सरकार की जो रोज की आमदनी है वो उसके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा है। अच्छा, ये तो सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन रुकिए। ओके, इसके बावजूद राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट भी है। वो कितना है? वो करीब 32,718 करोड़ रुपए है। GSDP का 2.98%। तो सरप्लस भी और घाटा भी, ये कैसे? हाँ, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखिए, राजस्व अधिशेष सिर्फ रोजमर्रा के आय व्यय का हिसाब है, लेकिन राजकोषीय घाटा कुल आमदनी और कुल खर्च, जिसमें वो बड़े प्रोजेक्ट्स, संपत्ति बनाने वाले खर्च भी शामिल हैं, उनके अंतर को दिखाता है। और इस गैप को अक्सर उधार लेकर भरा जाता है। अच्छा, समझ गया। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो घाटा है 2.98%, ये FRBM एक्ट की जो 3% की सीमा है उसके अंदर है। हाँ, ये FRBM वाला पॉइंट जरूरी है। NK सिंह समिति की सिफारिशें भी इसी से जुड़ी थी ना? बिल्कुल। ये वित्तीय अनुशासन दिखाता है कि सरकारें बेतहाशा कर्ज न लें। तो एक तरह का संतुलन है, रोज के खर्चे कंट्रोल में और विकास के लिए सीमित उधारी। ठीक है, तो अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है? कमाई के जरिए क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा आप देखिए, करीब 43.68% वो केंद्र सरकार से जो टैक्स में हिस्सा मिलता है वहां से आता है। ये तो बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा स्रोत है राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू, SGST, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। और तीसरा? तीसरा है पब्लिक डेब्ट, मतलब उधारी, करीब 17.58%। ओके, और जा कहाँ रहा है ये पैसा? टॉप प्रायोरिटीज क्या लग रही हैं? खर्च में सबसे ज्यादा, लगभग 39.80% हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर जा रहा है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य? हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ये सब चीजें। इसके बाद नंबर आता है सामान्य सेवाओं का, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी वगैरह, उस पर करीब 28.94%। और अगर डिपार्टमेंट्स के हिसाब से देखें तो शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है, कुल मिलाकर 60,964 करोड़ से भी ज्यादा। वाह! और अगर सिर्फ स्कीम वाले खर्च की बात करें, मतलब योजनाओं पे जो पैसा लगेगा, उसमें भी शिक्षा ही टॉप पर है, करीब 19.44%। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभाग का नंबर आता है। तो शिक्षा पर फोकस तो लगातार दिख रहा है। हाँ, आवंटन तो बड़ा है, पर सवाल हमेशा यही रहता है कि जमीन पर इसका असर क्वालिटी में कितना सुधार लाएगा। सही बात है। चलिए अब कुछ नई और इंटरेस्टिंग पहलुओं पर आते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो इस बजट में खास तौर पर ध्यान खींच रहा है? कई चीजें हैं वैसे तो। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। क्या है वो? कि 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा जा सके, रोड कनेक्टिविटी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? जमीन अधिग्रहण वगैरह की चुनौतियां होंगी?
चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल है, लेकिन लक्ष्य तो बड़ा रखा है, देखते हैं। और कृषि या पर्यावरण, हरित बजट का जिक्र किया था आपने। हाँ, देखिए, कृषि में जो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 मिला है। अच्छा। और बांका जिले को भी पानी बचाने के लिए तारीफ मिली है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि मखाना उत्पादन में बिहार देश में नंबर 1 है। हाँ, ये तो पता है। और शहद में चौथे नंबर पर। हरित बजट इन सबको एक फ्रेमवर्क देता है। और वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ, वहाँ भी एक बड़ी खबर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो राज्य का सबसे बड़ा है, हाँ, उसे दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई है। बहुत बढ़िया। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। उसे कैट्स अवार्ड भी मिला है। ये तो अच्छी खबर है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। बिल्कुल। कुछ और अनोखी पहले हैं क्या, कुछ हटके? हाँ, है ना। जैसे एक तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की बात है। तरकारी सुधा, जैसे सुधा डेयरी है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही मॉडल सब्जियों के लिए। कोशिश है कि किसानों को अच्छा दाम मिले और लोगों को ताजी सब्जी। इंटरेस्टिंग आइडिया है। फिर पूसा में गुड़ उत्पादन के लिए और वैशाली के बिधुपुर में पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा। बिल्कुल। और एक और बड़ी घोषणा है, बिहार में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी मीडियम में भी शुरू होगी। अच्छा, ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, इससे भाषा की बाधा शायद कुछ कम हो, पर पाठ्यक्रम और क्वालिटी मेंटेन करना एक चुनौती होगी। सही है। और हाँ, जीविका दीदियों को मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने के लिए IIM कैलकाटा में ट्रेनिंग दिलवाने की बात भी काफी यूनिक है। ये भी अच्छी पहल है। तो अगर इन सब बातों को समेटे तो क्या कहेंगी, बजट की बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बजट एक तरफ तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वो FRBM सीमा के अंदर घाटा रखना। हाँ। और दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र, खासकर शिक्षा पर अपना फोकस बनाए हुए है। साथ ही कृषि, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ खास लोकल चीजों को बढ़ावा देने के लिए स्पेसिफिक पहले भी की गई हैं। ठीक है, ये तो हुई बजट की बातें, पर अब आगे के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? कोई ऐसा सवाल जो दिमाग में आता हो? हाँ, एक जरूरी सवाल ये उठता है कि ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख रहा है, अच्छी पहले भी हैं, लेकिन ये जो अलग अलग महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो 4 घंटे में पटना पहुंचने वाली सड़क हो या नया टाइगर रिजर्व हो या तरकारी सुधा जैसा मॉडल, ये सब जमीनी स्तर पर कितनी असरदार होंगी? क्या ये सच में राज्य भर में आर्थिक अवसर पैदा कर पाएंगी? क्या ये सारे प्रयास मिलकर राज्य के विकास की एक पूरी तस्वीर बदल पाएंगे? ये देखना और सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसी विचार के साथ बिहार बजट 2025-26 के मुख्य पहलुओं पर हमारी ये चर्चा यही समाप्त होती है।